नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी सीएफटी पाठशाला में। और आज मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, ये आपसे क्या त्याग मांगती है, आखिर ये एग्ज़ाम कैसा है, इस एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए और कैसे शुरू करनी चाहिए। अक्सर होता है कि हर कोई स्टूडेंट जो स्टूडेंट लाइफ जी रहा है, उसको एक बार उसके मन में या उसके जहन में एक बार ज़रूर ये बात आती है कि काश मैं भी एक बार यूपीएससी की तैयारी करूं और आईएएस एज आईएफएस एज आईपीएस सेलेक्ट हूं। यदि आप भी सेलेक्ट होना चाहते हैं, यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, यूपीएससी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है कि 2 दिन में आप या 10-20 किताबें रट के आप आसानी से क्रैक कर दोगे। नहीं, ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। यूपीएससी आपसे सामाजिक दौरे के साथ साथ वो सारी चीज़ें मांगता है जो एक अच्छे बेहतर समाज और राष्ट्र के लिए जरूरी है। इसलिए आपको सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़नी है, आपको उन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा जो हमारे समाज के लिए जरूरी है, और वो यूपीएससी रिक्वायरमेंट रखता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। हाँ, ये कंपलसरी बात है कि आपको सिलेबस तो आना ही चाहिए। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी हमारा साथी जो तैयारी करना चाहता है, ये उसने चालू किया है, तो सबसे पहली बात उसको सिलेबस का कंप्लीट एनालिसिस करना ही चाहिए। इसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़े, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है जो आप कुछ या 2-4 महीने में आप क्रैक कर दो ना। एक साल का, लगभग 1-2 साल या 3 साल का लगातार चलने वाला मैराथन है। तो इस मैराथन की दौड़ में आपको मेहनत, त्याग, तपस्या सब कुछ करना पड़ेगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहली बात, यूपीएससी में मुख्यतः 3 जो है स्तंभ हैं। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस एंड तीसरा इंटरव्यू, जिसे साक्षात्कार कहते हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करें, मतलब प्रारंभिक तैयारी की बात करें, तो ये आपसे रिक्वायरमेंट रखता है कि क्या आप एलिजिबल हो मेंस देने के लिए या नहीं हो। तो पहली बात ये चेक करता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि हर साल लगभग 12 से 13 गुने आवेदक यहाँ पे अपना आवेदन करते हैं, पर सेलेक्ट कुछ ही वहाँ पे परसेंट होते हैं मेंस प्रीलिम्स में। इसके बाद जो मेंस में होता है उसमें बहुत ही कम लोग सिलेक्ट होते हैं। तो सरकार या आयोग जो है लगभग 8 से या 1000 के बीच में यही वैकेंसियां वो हर साल जो है प्रोवाइड कराता है। उसमें से लगभग 12 से 13 गुना फॉर्म पड़ते हैं, मतलब 8 से 9 लाख या 10 लाख तक फॉर्म पड़ जाते हैं। तो इसीलिए आयोग उसकी योग्यता को जांचने के लिए कि वो एलिजिबल है या नहीं है, इसीलिए उसने प्रीलिम्स रखा। प्रीलिम्स में मुख्यतः 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडी फर्स्ट, मतलब आप कह सकते हो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 होती है, और टोटल मार्क की बात करें तो 200 होती है। और यहाँ पे टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है। सेम इसमें भी होता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कम होती है। सी सेट, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे सी सेट भी कहते हैं, इसे सी सेट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका पेपर जो है ये सी सेट कहलाता है। यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड से लेके सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। क्या? ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ये दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और यहाँ पे आपकी माइनस मार्किंग भी होती है, वो 1/3 की होती है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर मेंस की बात करें तो मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं, जहाँ पे अब ये भी क्वालिफाइंग ही पेपर थे। यहाँ पे आपके मार्क्स यहाँ पे कोई इंक्लूड नहीं होते हैं, बट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 2 पेपर आपके जो होते हैं, ये कंपलसरी एग्जाम है। पेपर फर्स्ट की बात करें, जो पेपर ए होता है, ये कंपलसरी इंडिया या इंडियन लैंग्वेज है ना, ये इंडियन लैंग्वेज होती है। मतलब आपको 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा जो आपकी बढ़िया हो उसमें से आप चूज करें और उस भाषा का पेपर दें। ये 300 मार्क का होता है एंड 3 घंटे इसमें टाइम आपको मिलता है।
बट अगर बात करें पेपर सेकंड की, जो पेपर बी है, वो इंग्लिश का पेपर होता है। ये भी कंपलसरी है कि ऐसा नहीं आपको हिंदी अच्छी आती है तो इंग्लिश का पेपर नहीं देना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस नहीं, ये आपकी चॉइस है कि इंडियन लैंग्वेज कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते, ये सारे पेपर उसमें दोगे, बट ये आपको कंपलसरी, ये दोनों पेपर कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों पेपर की बात करें तो ये दोनों कंपलसरी हैं, कंपलसरी पेपर है। ठीक है, बात करें कि यहाँ पे तो ऐसे राइटिंग का पेपर होता है जो 250 नंबर का होता है, 3 घंटे टाइम मिलता है आपको। फिर बात करें चौथे पेपर की, तो जनरल स्टडीज फर्स्ट जो 250 नंबर की होती है और 3 घंटे का समय मिलता है। इसी प्रकार से ये 4 से लेकर 7 तक या 4 से 7 तक 4 पेपर दिए गए हैं जो जनरल स्टडीज के हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 250, 250 एंड 250, 3 घंटे टाइम होता है, इतने मार्क के होते हैं। और यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ भी आपको 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। 2 पेपर होने की वजह से यहाँ पे 250, 250, ये 500 टोटल मार्क का हो जाता है। अगर बात करें टोटल मार्किंग की, तो टोटल मार्किंग अगर मिला के बात की जाए यहाँ पे सिर्फ मेंस की, तो मेंस की यहाँ पे ये दोनों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये दोनों पेपर, ये इंग्लिश का एंड जो है इंडियन लैंग्वेज का, ये दोनों क्या हैं, क्वालिफाइंग हैं। यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, बट ये जितने भी ऑप्शनल से लेके यहाँ से नंबर 3 से एंड नंबर 7 एंड ऑप्शनल 2, ठीक है, इनको अगर कनेक्ट किया जाए तो टोटल 1750 मार्क यहाँ पे आपके बन जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरव्यू की जोड़ दो आप 275, तो आपका टोटल बनता है 2025। तो पेपर जो हमारा यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ये टोटल मार्किंग इसकी 2025 की होती है, जहाँ पे आपको 275 मार्क जो है आपको इंटरव्यू में, मतलब ये मैक्सिमम, मतलब ये 275 मार्क का होता है, लेकिन इसमें मिलते कितने, 120 तक लोग पहुँच जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब बढ़ भी सकते हैं, जैसा इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 120 से ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मिल जाते हैं बहुत, बट 2.5 बजे तक पहुंच जाते हैं। बट जो इनमें टोटल होते हैं, इनमें मार्किंग मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, ऐसा नहीं कि आपको जो है 1500 या 2000 के करीब में पहुंच जाओगे। इसमें ज़्यादातर टॉपर 800 से ले करके 1000 के ऊपर, कभी एक ऐसा व्यक्ति था जो 1400 तक अभी तक गया है, बट जो है 800 से 1000 मैक्सिमम पहुंच जाता है कि हाँ 1000 के ऊपर भी जा सकता है, बट उस पर डिपेंड करता है कैसा पेपर आ रहा है। क्योंकि इस बार जो प्रीलिम्स का पेपर आया था वो थोड़ा टफ था, जो सीसेट का प्रीलिम्स का पेपर था ये ज़्यादा टफ था, मतलब एप्टीट्यूड ऐसा था कि मतलब कह सकते हो कि एडवांस, सारी चीज़ें एडवांस थी, मैथ भी एडवांस थी, सारी चीज़ें एडवांस थी, मतलब वो अच्छा तरीके से पेपर सेटल था। यहाँ पे सारे लोगों का कहना यही कि पेपर बहुत ही टफ था। तो अब जो है तैयारी की शुरुआत आप कर रहे हो तो किस तरीके से करना, देखो आपने ये देख ही लिया सिलेबस क्या है कैसे है। अगर डिटेल एनालिसिस करना चाहते हो तो इसके लिए भी मैं अगला वीडियो बना दूंगा, बट मेन यहाँ पे बात यह है कि हम लोग तैयारी शुरू कैसे करें। देखो बात यह है कि आप तैयारी कैसे करोगे। तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा पहले ही सारी बुकें नहीं खरीदनी है। तैयारी करने के लिए पहले ये सारी डिटेल एनालिसिस इनको करना, सारा सिलेबस जानना क्या क्या होता है। वैसे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसका, जो है डिटेल एनालिसिस करूंगा, तो उसमें सारे सिलेबस सिलेबस कैसा है उसको सारा सिलेबस जानना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी किताबें पहले नहीं खरीदनी है। यदि आप खरीद लेते हो तो अच्छी बात है, बट आपको पहले क्या करना है कि आपको करना यह है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हो उसकी आप अपने मोबाइल में प्लेलिस्ट जो है डाउनलोड कर लो या लगा लो। जैसे मान लिया मुझे हिस्ट्री पढ़नी है या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अपने फ़ोन में यूट्यूब में जाके, आजकल जो आज के समय में जो है फ्री कंटेंट बहुत है, आप चाहो तो उससे भी तैयारी कर सकते हो, बिना किसी कोचिंग वगैरह के, बिना किसी इंस्टीट्यूट के आप फ्री तैयारी भी कर सकते हो। तो आप ऐसा करो कि वहाँ पे प्लेलिस्ट सर्च करो, मॉडर्न हिस्ट्री या कोई भी, वहाँ पे आप सेलेक्ट करके लगा लो। ठीक है, फिर क्या करो, उनकी क्लासें लगभग 20 से 25 या जितनी भी हो सके लगभग क्लासें, एक ओवरऑल जो है अपना ब्यौरा ले लो और वहाँ से कुछ चीज़ें बढ़िया बढ़िया सीख लो, है ना। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मान लिया मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और वही चीज़ आपकी समझ में आएगी। बट होता यह है कि बच्चे क्या करते हैं, बिगिनर लेवल से ही एनसीईआरटी दे रट्टा रट्टे ही जा रहे हैं, और रटने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको समझना पड़ेगा। फिर क्या करना है, इस तरीके से आपको अगर तैयारी करोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको जो है समझ में आने लगेगा चीज़ें कैसी हो रही हैं।
आपको एक बार में सारी किताबें नहीं पढ़नी है। करना यह है कि आपको कम्बिनेशन बनाना है किताबों में। जैसे अगर मैंने हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री के साथ मुझे लगता है कि अगर मैं जियोग्राफी और एटलस को जोड़ पाऊँ तो बहुत ही आनंद आएगा। क्यों जानते हो? जो जियोग्राफी होता है थोड़ा टेक्निकल होता है, और जियोग्राफी मैप पे डिपेंड करती है, और मैप जो है हिस्ट्री में बहुत यूज होता है। मैप हिस्ट्री में बहुत यूज होता है कि अगर कोई युद्ध हो रहा, मान लिया बाबर ने युद्ध लड़ा, कहाँ पे लड़ा? सर भारत में यहाँ लड़ा, तो वो जहाँ युद्ध लड़ा तो वो लोकेशन जब पता करोगे ना तो बहुत ही आनंद आएगा। तो पहली बात तो ये होगी। तो आपको, और दूसरी बात, अगर चीज़ें जब रिलेट करोगे तो एक नए प्रकार के क्वेश्चन जो है आप में जनरेट करने की अलग क्षमता आ जाएगी। जैसे अब क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा तो पूछता नहीं है कि डायरेक्ट पूछ ले कि गंगा नदी का मुहाना कहाँ पे है, ऐसा तो पूछेगा नहीं। आपसे पूछ सकता है कि हाँ वहाँ पे कैसी कैसी, मतलब जो है रिलेट करेगा। रिलेट का मतलब है कि सिर्फ उस सब्जेक्ट से वही क्वेश्चन ना पूछ के आपको कई ब्यौरे, मतलब कई प्रकार के जो है इंफॉर्मेशन ले करके एक नया क्वेश्चन उत्पन्न किया जाए। मतलब कह सकते हो स्टेटमेंट से अगर सवाल रोज बन रहा है तो वो क्वेश्चन जरूरी है, हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कोई आज यूपीएससी आजकल नहीं पूछ रहा है, आज के समय में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको पहले करना ये पड़ेगा कि सारी इसी तरीके से सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कम्बिनेशन बना के, तो कम्बिनेशन बना के अगर आप पढ़ोगे तो आसानी होगी आपको पढ़ने में। ठीक है, और शुरू के टाइम में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि आपको 10-12 घंटे बैठ के नहीं पढ़ना है। आपको धीरे धीरे उठाना है सारी चीज़ों को और धीरे धीरे पढ़ना है। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रह मना, धीरे सब कुछ हो, वही होती है बात कि आप धीरे धीरे करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक, और वही वाली बात है कि मोटिवेशन कहाँ से है सर? कभी कभी होता यह है कि मतलब जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे ना, और हम लोग डीमोटिवेशन फील करने लगते हैं कि थोड़ी देर पढ़ा या फिर जो है कुछ समय पढ़ा, फिर इसके बाद मतलब एकदम। तो ये होता है कि हर किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तुम्हारे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसी होती है। तो कुछ नहीं करना, डरना बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आप लगे रहो, मतलब ये है कि आप लगे रहने का मतलब है कि कोशिश, जैसे कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है, ये मेरे समझ से सही है, क्योंकि आप कहीं भी पहले से कुछ सीख के नहीं आते हो, कोशिश करोगे चीज़ें सीखोगे। ठीक है, तो ये आपको करना है, और ऐसे ही आप पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। फिर बात करें अगले पोर्शन की तरफ, तो जब आप 6 महीने के अंदर में एनसीईआरटी कवर कर लो, टोटली पढ़ लो, 6 महीने में सारा सिलेबस कवर कर लो, तभी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करनी। ऐसा नहीं आपने क्या किया कि पहले दिन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, पहले दिन से सारा कर लिया। तो आपको पहले दिन से क्या करना है? पहले दिन से सबसे पहले कोई एक बुक उठानी है, उसका एक चैप्टर पढ़ना है, या जितने भी चैप्टर आप पढ़ पाओ दिन में, और उसका वीडियो भी देखना है साथ में, और उसके पीवाई को अगर सॉल्व कर पाओ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा है। देख लो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं, तो इससे थोड़ा जो है आपको ये रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन वहाँ पे कैसा होगा, है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी हाँ, अगर कहा जाए राइटिंग की, देखो यूपीएससी राइटिंग बहुत मांगता है। जैसे कुछ बच्चे मान लिया उसी फील्ड से आते हैं जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं या फिर बीएससी वगैरह भी, मतलब जो थोड़ा उन पर प्रेशर पड़ा है, तो उनको राइटिंग का उतना ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होता कि वो कर नहीं पाएंगे। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ना अपने लाइफ में मतलब पढ़े तो हैं पर ज़्यादा लिखे नहीं, पर उनको लिखना इसमें पड़ेगा। 9 पेपर है, 9 पेपर ऐसे आसानी में थोड़ी लिख जाएंगे, आपको पर डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो यही कहूँगा, डीमोटिवेट मत होना। अगर आए डीमोटिवेशन तो एक बार वहीं ताकत लगाना है। जैसे कहते हैं ना दशरथ गांधी, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो आप में होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप वहाँ तक उसको ना पाके वहां तक भी पहुंच गए ना, तो आपके लिए बहुत है। ये यूपीएससी व्यक्तित्व का परीक्षण है, मैं फिर कर रहा हूँ, व्यक्तित्व का परीक्षण है, ना कि कोई एग्जाम, छोटा मोटा एग्जाम हो। आप वो इंसान बन के निकलोगे ना कि जैसे कहते हैं ना कि तराश तराश के हीरा बना देता है, वही से ही ये होता है सिस्टम। मतलब कोशिश करते रहो, एक बार एक समय ऐसा आएगा कि एकदम तुम हीरे की जैसे चमकोगे। तो अगर सेशन पसंद आया हो, अगर चीज़ें पसंद आ रही हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और इसका अगला सेशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।